हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। मित्रों, हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। विषय हिंदी है, सब्जेक्ट हिंदी जिनका है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है और इसमें हम सभी अब तक 260 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। 261 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देख रहे हैं। हमारा जो प्रश्न है ये है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? फिर से देखेंगे प्रश्न। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन एक ए है नगेंद्र, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। तो 261 का प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 62 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु का कटायो शेष, है ना। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। अब इसमें देखना है कि सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? रहीम की हैं, कबीर की, कृपाराम की, बिहारी की। तो किसकी हैं ये देखना है। और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्रधानाध्यापक और परीक्षा 2018 में ये प्रश्न बना था, प्राध्यापक परीक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रहीम। क्या हो जाएगा? रहीम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। और कबीर की जो पंक्तियां हैं, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, है ना, राम नाम का मरम है आना। तो ये करेक्ट आंसर ये है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। बिहारी का है जो बहुत ही चर्चित है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस तरह से है। तो करेक्ट आंसर 62 का 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति थी। देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कितनी बार परीक्षा में बना है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति थी सखा भाव की, पुष्ट मार्गीय, सी माधुर्य भाव की, डी है श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ की। तो 63 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव की। किसका? मीराबाई की उपासना पद्धति थी माधुर्य भाव की। आगे बढ़ते हैं हम। 64 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। राग गोविंद के रचयिता सूरदास, नंददास, रैदास और मीराबाई। 264 नंबर का प्रश्न है। राग गोविंद तो मीराबाई है। कौन है? मीराबाई। राग गोविंद के रचयिता का नाम कौन है? धर्मनिरपेक्ष कवयित्री मीराबाई हैं। और नरसिंह जी का मायरा राग सोठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा, नु रुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो 65 नंबर का जो प्रश्न है, चित स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। 265 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो जीव गोस्वामी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीव गोस्वामी। ठीक है। अगला हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई तथ्य हो। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा ने कृष्ण को क्या कहा? बाल स्नेही कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवयित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मान करके अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की, जो सभी परिचित हैं, जिससे मीरा जी फेमस हैं। अगला हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा
66 नंबर का प्रश्न है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पृथ्वीराज, अकबर, रत्नसेन और भोजराज। 66 नंबर का प्रश्न है, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। काव्य प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है ना? तो ये तो बताने की ज़रूरत होगी नहीं, समझ रहे होंगे कि किसकी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, किसकी है? 267 नंबर का, 67। ये किसका है, किसकी है? स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी, है ना? ये किसकी है? तो मीराबाई की है। आगे हम सभी देखेंगे। और तुलसीदास ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास ने लिखा है। आगे देखेंगे, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की, शायद कोट का प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ, इस तरह से, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। इसमें कौन सा सही है? 68 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पहला जो है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। रहीम की कविता नगर शोभा में नगर नाम ही है, तो नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, एक सही हो गया। फिर दूसरा देखेंगे, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, बी, ये भी सही है। तीसरा है, इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, 3 सही है। तो 1, 2, 3 जिनमें होगा, यानी कि 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो किस भाषा की? राजस्थानी। किस भाषा की? राजस्थानी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा, राजस्थानी। अगला बढ़ते हैं हम, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मलार राग, सत्यभामानु रुषणम, है ना, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे, रसखान कवि का वास्तविक नाम है। रसखान कवि का वास्तविक नाम है। तो रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में, मृत्यु 1618 ईस्वी में। ठीक है। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। अगला देखेंगे हम सभी, मीराबाई के गुरु का नाम है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास जी हैं, है ना। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, रैदास हैं। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास। अगला देखेंगे, 72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम, बसो मेरे नयनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी है? मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत है, ये सूरदास की पंक्ति है ना। वृंदावन को रीझ मनहु पहिराही माला, कंचन मणि मरकत रस ओपिए, जो है ये वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला, ये नंदलाल की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, मीराबाई का मलार किसकी कृति है ना। मीराबाई का मलार तो मीराबाई की ही कृति है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मीराबाई का मलार मीराबाई की ही कृति है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजस्थान के मेड़ता में जो है राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1504 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृति की रचना की। इतना ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचना है। 74 नंबर का प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, प्रस्तुत पद के रचयिता हैं। तो ये सारी पंक्तियाँ बहुत ही चर्चित हैं और सबको रटी भी होंगी जहाँ तक है। मीराबाई की है। करेक्ट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। 75 नंबर का देखेंगे। 75 नंबर का प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरोपति होई। तो किसका है? मीराबाई का ही है। 75 नंबर का प्रश्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? 76 नंबर का प्रश्न है। जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को, जगनिक को। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? 276 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति, यानी कि बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं विद्यापति महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न बनता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, बीकानेर और कुंभलगढ़, रणथंभौर। 277 चित्तौड़गढ़ के थे। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पद्मावत जायसी की कृति है ना, और उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ भी है पद्मावत, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जायसी की। कीर्तिलता की भाषा क्या है? देखिए प्रश्न बना है 2017 में। साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृतिक लोक भाषा, अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा 278 नंबर का प्रश्न है। 278 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवहट्ट। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिपरक ग्रंथ है, जिसमें अवहट्ट का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कृति है। अगला देखेंगे मैथिल कोकिल के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चित है, सभी जो है अधिकतर परीक्षा में बनता है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं और इनकी पदावली रचना मैथिली भाषा में है। पदावली किस में है? मैथिली भाषा में, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। अन्य ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका है, जबकि कवि अमीर खुसरो को तोतिए हिंद, तोताए हिंद उपनाम से जाना जाता है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है ना, तो विद्यापति पर। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो 80 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 60, 70, 80 20 प्रश्नों को हम लोगों ने इस क्लास में सॉल्व किया। 20 प्रश्नों को देखा और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को हम लोगों ने देखा। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये सभी को याद होने चाहिए। देखिए कुछ ही प्रश्न होते हैं जो टफ होते हैं, बाकी तो सभी कॉमन प्रश्न होते हैं। वो जो सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में, हम सभी उसी को जो है गलत कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देते हुए सरल प्रश्नों को बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि हमारे जो अंक हैं उन्हीं से बढ़ते हैं। सरल प्रश्न हम गलत कर देते हैं तो वो कम हो जाता है ना। तो सरल प्रश्नों को विशेष ध्यान दें उस पर, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्नों की प्रैक्टिस लगाएं, प्रैक्टिस करें, और एक दिन आप देख पाएंगे कि निश्चित आप जो है सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और सफल हो जाएंगे आप। ठीक है, तो मेहनत करना है थोड़ा सा, लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ। कहीं से भी जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे और इसी तरह से हम सभी कुछ जो है मैं लेकर के आप सभी के समक्ष इम्पॉर्टेंट तथ्य, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होती रहूँगी। बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। आज की क्लास यही है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।